मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में धातुएं पढ़े और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। बहुत इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आपके आईएएस पीसीएस सब जगह पर पूछा जाता है, तो उसे आप बहुत ध्यान से नोट कर लें। अब हम लोग आगे चलते हैं। हैंड टूल्स, जिसे हम लोग हाथ से प्रयोग करेंगे, जैसे आपका हैमर है, छेनी है, रेती है, ये सब दस्ती हथौड़ा कहेंगे या हैंड टूल्स कहेंगे। तो जो फीटर है, फीटर यानी अन्वायोजक, हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे आप साइकिल खोल देते हैं तो साइकिल के सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। हैंडल अलग हो गया, ब्रेक अलग हो गया, रिम अलग हो गया, धुर्रा अलग हो गया, फ्रेम उसका अलग हो गया, गद्दी अलग हो गई, हैंडल अलग हो गया। और फिर उसको मैकेनिक यानी जिसे आप फिटर कहेंगे, जो सभी पार्टों को फिट कर दे, अन्वायोजक जो उसे जोड़ दे। तो इस तरह से विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर हम लोग मोटरसाइकिल बना लेते हैं, कार बना लेते हैं, हवाई जहाज बना लेते हैं। तो इस तरह से जोड़ने का कार्य जो है वो अन्वायोजक करता है अथवा फीटर करता है। तो अन्वायोजक हिंदी में है, अंग्रेजी में उसी को फीटर कहते हैं। और इन्हें जोड़ने के लिए हमें विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने के लिए हमें विभिन्न औजारों का प्रयोग करना होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो उसे ठोकना भी होगा, अगर वो बड़ा है तो उसे काटना भी पड़ेगा, मापना भी पड़ेगा। इस तरह के तमाम ऑपरेशन, कहीं कोई पार्ट्स खराब हो गया है तो उसे फिर बना के वहाँ पर फिट करना है। तो इस तरह से जो हम लोग औजार हाथों के द्वारा प्रयोग करते हैं उन्हें हैंड टूल्स कहते हैं। और इसका जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत उपयोग है। तो विभिन्न प्रकार के जो हैंड टूल्स हैं या दस्ती हथौड़ा कहेंगे बेटा, उसका बहुत विस्तृत है। और उसमें से हमेशा जो है 2-4 क्वेश्चन, 1-2 नहीं 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हैंड टूल्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैंड टूल्स या कहेंगे दस्ती औजार। लिख लें, धातुओं को उपयोगी वस्तु में बदलने हेतु उस पर विभिन्न संक्रियाएं की जाती हैं, जैसे मापना, काटना, पीटना, क्षेत्र बनाना, चूड़ी काटना आदि। इन सभी क्रियाओं के लिए
हम विभिन्न प्रकार के हस्त औजारों का प्रयोग करते हैं। हस्त औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे बर्नियर, माइक्रोमीटर, छेनी, रेती, हेक्सा, हथौड़ा, हथौड़ा यानी हैमर आदि। दस्ती हथौड़ा या हस्त औजार कहेंगे, इसे हिंदी में हस्त औजार भी कह सकते हैं। तो ये हाथ द्वारा जितने भी औजार हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हीं को हस्त औजार या हैंड टूल्स कहेंगे, जैसे बर्नियर, माइक्रोमीटर, छेनी, रेती, हेक्सा, हथौड़ा आदि। अब इनको संक्रियाओं के आधार पर इनका हम वर्गीकरण ऐसे करते हैं। अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, हस्त औजार का वर्गीकरण या हस्त औजारों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कहेंगे अंग्रेजी में वर्गीकरण को। क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड टूल्स। पहला लिख लें, काटने वाले औजार, अंग्रेजी में कहेंगे कटिंग टूल। दूसरा लिख लें, मापने वाले औजार, मापने वाले औजार कहेंगे मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल। तीसरा लिख लें, चिन्हन औजार, चिन्हन औजार जिसे कहेंगे मार्किंग टूल। मार्किंग टूल। चौथा लिख लें, बंधक औजार, कहेंगे होल्डिंग टूल। अगला लिख लें, चूड़ी काटने वाले औजार, चूड़ी काटने वाले औजार कहेंगे थ्रेड कटिंग टूल। थ्रेड कटिंग टूल।
या टूल्स, चूड़ी काटने वाले औजार, छिद्र करने वाले औजार, छिद्र करने वाले औजार, जिसे कहेंगे ड्रिलिंग टूल। अगला है प्रहार करने वाले औजार, प्रहार करने वाले औजार, जिसे आप कहेंगे स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग टूल। अगला कहेंगे, आठवां कहेंगे सहारा प्रदान करने वाले औजार, इनको कहेंगे सपोर्टिंग टूल। सपोर्टिंग टूल। अगला ऐसे और भी, अगला विविध लिख लें, विविध औजार। ये हमारे कुछ मेन औजार हैं। काटने वाले औजार की हम बात करें तो जैसे हमारी छेनी है, रेती है, हेक्सा है। मापने वाले औजार की बात करें तो जैसे हमारा बर्नियर है, माइक्रोमीटर है, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब कैलिपर हैं। चिन्हन औजार, जिससे हम लोग चिन्ह लगाते हैं, उसे हम लोग चिन्हन औजार कहेंगे। जैसे स्क्राइबर है, यानी हिंदी में खरोचक है। बंधक औजार, जिससे हम लोग कार्यखंड को बांधते हैं, पकड़ते हैं मजबूती से, जैसे आपकी वाइस वगैरह है। फिर चूड़ी काटने वाले औजार, जैसे हमारा टेप है और डाई है, उनसे हम लोग चूड़ी काटते हैं। छिद्र करने वाले औजार ड्रिल हैं, जिससे हम लोग छेद करते हैं। और प्रहार करने वाले औजार हम लोग हैमर से चोट मारते हैं, तो हमारा स्ट्राइकिंग टूल या प्रहार करने वाला औजार हो गया। सहारा प्रदान करने वाले औजार, बहुत से हमारे कार्यखंड को हम लोग जो है समतल मेज पट्टिका पर, जिसे हम लोग सरफेस प्लेट वगैरह कहते हैं, उस पर रख कर मार्किंग करते हैं, मापते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है सहारा देने वाले या सपोर्टिंग टूल कहेंगे। और फिर विविध औजार में हम लोगों का जैसे पेचकस वगैरह है, पिलास है, ये सब चीज़ें आ जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके विषय में पढ़ेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं काटने वाले औजार। हैंड टूल में अब हम लोग आगे देखते हैं। पहला, काटने वाले औजार। वे औजार जो धातुओं को काटकर अलग कर देते हैं, अथवा
हम आवश्यकता अनुसार जैसा काटना हो उस प्रकार का कट लगाते हैं। कटिंग टूल कहलाते हैं। जैसे हैक्सा, चीजल, फाइल, हैक्सा की हिंदी है धातु काट आरी। चीजल की है छेनी। फाइल की है रेती। तो काटने वाले औजार यानी कटिंग टूल की बात हो रही है। अगली पॉइंट, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख बार पूछा गया ये प्रश्न है। कटिंग टूल साधारणतया हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील जिसे टूल स्टील भी कहते हैं, इसी को टूल स्टील भी कहते हैं। नहीं कुछ आवे तो उसे कहेंगे, हाई कार्बन स्टील न भी आवे तो उसे औजार इस्पात। कटिंग टूल किसके बनाए जाते हैं तो आप कहेंगे औजार इस्पात के या टूल स्टील। टूल स्टील को हिंदी में कहेंगे औजार इस्पात। औजार इस्पात ही आपका हाई कार्बन स्टील है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा आपको लिखाई गई है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन होता है 0.8% से 1.5% तक। इसी को हाई कार्बन स्टील कहते हैं। तो कटिंग टूल साधारणतया हाई कार्बन स्टील के अथवा उच्च गति इस्पात के, उच्च गति इस्पात जिसे कहते हैं हाई स्पीड स्टील। आपको लिखाया गया हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील जिसे शार्ट में HSS कहते हैं का बनाया जाता है कटिंग टूल। उच्च गति इस्पात यानी ये उच्च गति पर काटने का काम करेगा धातुओं को। इसमें लिखाया गया था, इसका भी कॉम्बिनेशन आपको लिखाया गया था। उच्च गति इस्पात में कार्बन 0.7% लिखाया गया था। फिर से बता दे रहा हूँ, 0.7%। टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतीक W है। टंगस्टन 18%।
क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। वेनेडियम 1% होता है। ये इसका कॉम्बिनेशन है। हाई स्पीड स्टील क्या है? तो लोहा है। लोहे में कार्बन जो है 0.7% है, टंगस्टन 18%, 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1%। इसी का बनाया जाता है। और साथ ही और बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही कठोरीकृत व पायनीकृत किया होता है। कठोरीकृत एवं पायनीकृत क्या है? ये ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार को अंग्रेजी में हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसमें हम उसे कठोरीकृत कर लेते हैं। कठोरीकृत एवं पायनीकृत क्या है अभी देख लें। कठोरीकृत जब हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील जो भी है को 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर उसे किसी द्रव में तेजी से डुबोकर ठंडा करते हैं। जिससे उसका ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेकेंड में गिर जाता है। और इस्पात में नवीन कणों जैसे मार्टेनसाइट, सीमेंटाइट, ट्रूस्टाइट आदि कठोर कणों का निर्माण हो जाता है।
कणों का निर्माण होता है जिससे औजार और अधिक कठोर बन जाता है या कठोर हो जाता है। अब हम लोग पायनीकरण देखेंगे। हार्डेनिंग के बाद पायनीकरण भी है इसी में, तो वो भी देख लें। दोनों क्रियाएं एक साथ आती है। तो कठोरीकरण आपने यहाँ पर देखा, बहुत पूछता है। अब पायनीकरण, पायनीकरण को कहेंगे कठोर हो जाता है, इसी को कठोरीकरण, इसी को कठोरीकरण, कोष्ठ में हार्डेनिंग, हार्डेनिंग कहते हैं। इसी को कठोरीकरण अथवा हार्डेनिंग कहते हैं। और जब हार्डेनिंग होगी तो टेम्परिंग भी आएगी। ये आपने कठोरीकरण पढ़ा। अब हम लोग ये दोनों क्रियाएं साथ आती हैं। जब कठोरीकरण किया जाता है तो साथ में पायनीकरण भी किया जाता है। तो लिख लें कठोरीकरण, जिसे टेम्परिंग कहेंगे, टेम्परिंग। लिख लें कठोरीकरण क्रिया में कठोरीकरण क्रिया में धातु कठोर तो बन जाता है, कठोर तो बन जाता है, परंतु उसमें आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए पायनीकरण क्रिया की जाती है। अब पायनीकरण क्रिया क्या है देख लें। पायनीकरण में पुनः औजार या धातु को दो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कम ताप यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर जल ही लिख लें, जल या पानी
जल में ठंडा कर लेते हैं, इसी को पानी करण कहते हैं। इससे आंतरिक प्रतिबल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्रियाएं एक साथ की जाती हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। ऐसा करने से ही हमारा हाई कार्बन स्टील की बनी छेनी और हाई कार्बन स्टील की बनी रेती, हाई कार्बन स्टील की बनी हेक्सा की ब्लेड, ये सब साधारण प्लेन जो हाई कार्बन स्टील है की राड है, प्लेट है, उन सबको काटने में सक्षम होंगी, क्योंकि ये भी हाई कार्बन स्टील की ही है, लेकिन ये कठोरीकृत कर दी गई है, ये ज़्यादा कठोर हो गई है। अतः प्लेन कार्बन हाई कार्बन स्टील की चद्दर प्लेट को ये काटने में सक्षम हो जाएगा। कहते हैं लोग लोहा को लोहा ही काटता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये कठोरीकृत एवं पायनीकृत कर दी जाती है इनकी धारें, जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप लोग खुद देखे होंगे कि आपकी जो खुरपी हंसिया है वो रेलवे की फिश प्लेटों या रेती जो आपकी ब्लंट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, दांते घिस जाते हैं, उसको हम लोग लोहार के पास ले जाते हैं, क्योंकि रेती भी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो उसको लोहार जो है खुरपी हंसिया जो आप कहते हैं, उसमें वो फोर्जिंग द्वारा उसे पीट कर लाल तप्त भट्टी में करके और उसे पीट कर आवश्यक रूप और आकार दे देता है। भट्टी में लाल तप्त उसे पीटता है हथौड़े से, ताप व दाब देकर आवश्यक आकार में खुरपी हंसिया जो भी आप कहेंगे उसमें वो उसको बदलता है। और फिर आप देखेंगे कि बगल में बाल्टी में पानी भी रखा रहता है। आपका जो रेड हार्ट खुरपी या हंसिया पीटने के बाद उसकी धार को तुरंत बगल में पानी रहता है उसमें डिप कर देता है, उसमें डुबो देता है, जिससे पानी छन 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 करने लगता है। तो वही है हार्डनिंग की विधि। उससे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, तो आपने देखा कि उसकी धार बहुत कठोर हो जाएगी। यही क्रिया लिखाई गई है। लोहार लोग ये क्रिया करते हैं, भले उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि ऐसा करने से धार कठोर बन जाएगी। और काटने की प्रक्रिया वही है कि जो जितने ज़्यादा कठोर होगा वो उतने अच्छा कटिंग क्रिया करेगा और उसकी धार उतने लंबे समय तक काटने का काम करेगी। तो यही कठोरीकरण में लिखाया गया है कि जब हाई कार्बन स्टील को 700 डिग्री तक गर्म कर और उसे किसी द्रव में तेजी से डुबोकर, तो लोहार लोग जो है जल में ही तेजी से डुबोकर और वो रेड हार्ट रहता है तब उसे उसमें डाल देते हैं। तो ये कठोरीकरण की क्रिया हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे काटने वाले कटिंग टूल्स जिसे कहेंगे या काटने वाले औजार वो कई प्रकार के हैं। रेती भी काटती है, छेनी भी काटती है, हेक्सा भी काटती है, जिससे हम लोग धातुओं को काटते हैं, उसे हेक्सा बोलते हैं या धातु काट आरी बोलते हैं। तो आज हम लोग अब चलते हैं धातु काट आरी। कटिंग टूल में या काटने वाले औजार में पहला लेते हैं धातु काट आरी। जिसे कहेंगे हेक्सा। एक चित्र हम लोग बना लेते हैं।
ये हमारे हेक्सा बन गई, इसे कहेंगे फ्रेम। इसे हैंडल कहेंगे। इसे फिक्स। स्क्रू कहेंगे। इसे पिन कहेंगे। यह है स्लाइडिंग स्क्रू। यह है आपका विंग नट। इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। और फ्लाई नट या विंग नट। और ये पिन है, ये इसके टीथ हैं। टीथ यानी दांते। यही आपकी ब्लेड है, ये ब्लेड है, हेक्सा की ब्लेड इसे बोलते हैं, ये ब्लेड है। और यही जो है हाई स्पीड स्टील की बनाई जाएगी। फ्रेम जो है माइल्ड स्टील का बनाते हैं, मृदु इस्पात का। माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात का। मृदु इस्पात आपको पढ़ाया गया है, जिसमें कार्बन की मात्रा, लोहे में जब कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.45% तक मिला देते हैं तो उसे माइल्ड स्टील कहते हैं या मृदु इस्पात कहते हैं। इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसी का ये फ्रेम बनाएंगे। और ये विंग नट है, ये स्लाइडिंग स्क्रू है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड के दांते हैं। यही जब हम धातु के ऊपर खरोच ये मारेंगे, इसको चलाएंगे तो ये धातु को काटेगा। इसी को कहते हैं धातु काट आरी। अब हम लोग इस फ्रेम की बात करते हैं, तो लिख लें फ्रेम। हेक्सा फ्रेम के प्रकार। ये 3 प्रकार का है। पहला है सॉलिड, सॉलिड फ्रेम। दूसरा है एडजस्टेबल या समायोज्य। समायोज्य, समायोज्य को कहेंगे एडजस्टेबल। एडजस्टेबल फ्रेम। और तीसरा है डीप कटिंग। गहरी कटाई। गहरी कटाई फ्रेम। सॉलिड फ्रेम लिख लें। इसकी लंबाई फिक्स होती है। और इसमें एक ही लंबाई की ब्लेड फिट की जा सकती है।
ब्लेड की लंबाई, ब्लेड आप देख रहे हैं, ब्लेड की लंबाई 200 mm, 250 mm व 300 mm तक होती है। ब्लेड की लंबाई 200 mm, 250 mm और 300 mm होती है। तो अगर ये 200 mm की है तो उसमें ब्लेड 200 mm ही लंबी लग पाएगी। 300 mm लंबा फ्रेम है तो इसमें 300 का ही लग पाएगा। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इसकी लंबाई फिक्स होती है। समायोज्य यानी एडजस्टेबल जो होगी, इसकी लंबाई को, इस फ्रेम की लंबाई को, ये माइल्ड स्टील का ही सब बना हुआ है। तब अगर इस समय ये फिक्स फ्रेम है, ये देखिए ये फिक्स फ्रेम है, इसकी लंबाई को कम ज़्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर यहीं एडजस्टेबल फ्रेम हो जाएगा तब इसकी लंबाई को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तब इसकी लंबाई को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे फ्रेम में हम लोग इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। ऐसे ये इसमें जो है ये अपना ऐसे चला जाता है और यहाँ पर जो है पिन लगा दी जाती है। ये भी व्यवस्था होती है, वैसे भी व्यवस्था होती है। तो इसे जब इस टाइप का होगा तो इसकी लंबाई को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तब यही हो जाएगा एडजस्टेबल। तब ये हो जाएगा एडजस्टेबल फ्रेम। समायोज्य, ये हो गया। इसकी लंबाई को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें भिन्न भिन्न लंबाई की, तो वहीं लिख लें, इसकी लंबाई को समायोजित कर इसमें 200 mm, 250 mm या 300 mm की ब्लेड लगा सकते हैं। डीप कटिंग, इन सबका आकार जो सॉलिड फ्रेम है और समायोज्य, इन दोनों का आकार जो है वो अंग्रेजी के कैपिटल सी आकार का है। समायोज्य वाले का भी इसका आकार अंग्रेजी के सी लेटर का, अंग्रेजी के सी लेटर का, और इसका भी आकार अंग्रेजी के सी लेटर का। ये सी बन गया। यहाँ से देख रहे हैं इसका आकार जो है वो अंग्रेजी का सी, सी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, कैपिटल सी ऐसे ही लिखते हैं, कैपिटल सी। तो ये अंग्रेजी के कैपिटल सी आकार का है। तो इसका आकार, फ्रेम का आकार कैपिटल सी है। अंग्रेजी का कैपिटल सी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो डीप कटिंग में लेंगे, डीप कटिंग फ्रेम लेंगे, इसका आकार
कैपिटल यू, अंग्रेजी का कैपिटल यू। कैपिटल यू प्रकार का होता है और इसका प्रयोग गहरी कटाई में किया जाता है। गहरी कटाई में किया जाता है। नाम है डीप कटिंग या गहरी कटाई। जब ये फ्रेम ऐसे यू आकार का बना दें तब इसी को हम लोग कहेंगे, और ऐसे बना दें तब बन जाएगा यू आकार। ऐसे अभी बन गया यू आकार। अब इससे हम गहरी कटाई कर सकते हैं, इतना जगह मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा हेक्सा फ्रेम आप देखेंगे 3 प्रकार का है, और ये इसकी धातु जो है आपने देखा माइल्ड स्टील है, मृदु इस्पात है, एमएस है, और ब्लेड की धातु जो है हाई स्पीड स्टील है, यानी उच्च गति इस्पात है। उच्च गति, पहले ही सब लिखाया गया, उच्च गति इस्पात का कॉम्बिनेशन क्या ये भी लिखाया गया, या उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात का ये बनाया जाएगा, और साथ ही कठोरीकृत एवं पायनीकृत होगा। पायनीकृत होगा, कंपनी ये करके देगी आपको। तो ये है। अब हम लोग चलते हैं इसके ब्लेड पर। अब हम लोग ब्लेड की बात करते हैं। ये हेक्सा की यानी धातु काट आरी की ब्लेड है। इसके दोनों सिरों पर छिद्र बने होते हैं। इसी में वो पिन जो आपने देखा स्लाइडिंग और फिक्स स्क्रू में पिन था, उन्हीं पिनों में इसे पहनाकर और विंग नट यानी फ्लाई नट को टाइट कर देते हैं। इधर जो आपका ये ऐसे नट बना था, इस टाइप का नट ये बना था, यही है आपका विंग नट अथवा फ्लाई नट। तो इसे जो है हम लोग टाइट कर देते हैं, तो ये ब्लेड हमारी टाइट हो जाती है, क्योंकि ये स्क्रू जो है ऐसे स्क्रू पे चढ़ा, जब इसको खींच टाइट करते हैं तो ये जो है ब्लेड हमारी टाइट हो जाती है। और अगर ये टाइट नहीं है, ढीली है, तो टूट जाएगी। तो इस तरह से किसी भी ब्लेड की लंबाई बहुत पूछता है, तो ब्लेड की लंबाई उसके केंद्र से ली जाती है, छिद्र के केंद्र से ली जाती है। ब्लेड की लंबाई दोनों छिद्रों के केंद्र से ली जाती है। ये है, यह है ब्लेड की लंबाई। ब्लेड की लंबाई दोनों सिरों पर बने छिद्रों के केंद्रों के मध्य की दूरी से ली जाती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है ये 13 से 16 mm होती है। 13 से 16 mm होती है, और इसकी ये वाली मोटाई 0.63 mm से 0.8 mm तक होती है इसकी मोटाई। तो इस तरह से देख लीजिए,
ब्लेड के विषय में देख लेते हैं। हेक्सा ब्लेड लिख लेते हैं। हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात की या फिर उच्च गति इस्पात बनी होती है और कठोरीकृत व पायनीकृत होती है। अगली पॉइंट लिखेंगे इसी में, दूसरी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं इधर से। ब्लेड की लंबाई दोनों सिरों पर बने छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी से ज्ञात की जाती है। और यह 200, 250, 300 mm में होती है। ये हो गई ब्लेड की लंबाई। यहाँ से ज्ञात करेंगे ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से। अब हम लोग ब्लेड का वर्गीकरण अगर देखें, हम लोग अगर दुकान पर जाएंगे तो ब्लेड मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? दुकानदार से क्या कहेंगे कि आपको अपने मन माफिक या आपके हिसाब से वो ब्लेड एक बार में निकाल कर आपको दे दे। तो उसके लिए ब्लेड का पूरा विवरण आपको जानना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन या ब्लेड का विवरण कह लीजिए अथवा क्लासिफिकेशन कहें। या वर्गीकरण कह सकते हैं हिंदी में वर्गीकरण, विवरण, कोष्ठ में वर्गीकरण। पहला लिख लें बेटा, लंबाई के आधार पर, या वैसे लिखना चाहें तो लिख लें। हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ऐसे लिख लें। निम्न प्रकार से ब्लेड का वर्गीकरण करते हैं। पहला लिखेंगे लंबाई के आधार पर, 200 mm,
250 mm, 300 mm की होती है। दूसरका आप लिखेंगे चौड़ाई के आधार पर चौड़ाई 0 चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई लिख लें 13 mm से 16 mm तक होती है। 13 mm वाली लगभग ½ इंच होती है, ये लगभग ½ इंच होती है। तीसरा लिख लें मोटाई के आधार पर मोटाई के आधार पर तो ब्लेड की ये वाली जो मोटाई है ये 0.63 mm से 0.8 mm तक होता है। तो ये आपको बताना होगा कि आपको कौन सी मोटाई की चाहिए और कितनी चौड़ाई की चाहिए और कितनी लंबाई की चाहिए, तो दुकानदार आपको एक बार में निकाल कर देने का प्रयास करेगा। अगला लिख लें चौथा पिच के आधार पर, ऊपर लिख देते हैं चौथा पिच के आधार पर, या पूरा लिख लें दांतों के पिच के आधार पर पिच के आधार पर ब्लेड कई प्रकार के हैं। यही लिख देते हैं कई प्रकार के हैं। पहला है आपका कोर्स पिच, कोर्स पिच ब्लेड। दूसर का मीडियम पिच ब्लेड। तीसरा फाइन पिच ब्लेड। और चौथा है वेरी फाइन। हम लोग यहाँ एक सारणी बना देते हैं ताकि आपको याद करने में एकदम आसानी रहे। पहला यहाँ लिख लें सीरियल नंबर, फिर ब्लेड, फिर
दांतों की संख्या, फिर पिच। पहला हम लोग लेते हैं, पहला आपकी है कोर्स पिच ब्लेड। तो लिखेंगे कोर्स, PITCH, कोर्स पिच ब्लेड। इसमें दांतों की संख्या 5 से 6 प्रति सेंटीमीटर होती है, प्रति सेंटीमीटर। और इसका पिच होता है 1.8 mm। पिच क्या है बेटा? तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी। जैसे एक दांता ये है और एक दांता ये है, तो ये है इनके पिच, इसी को हम कहेंगे पिच। एक दांते से दूसरे दांते की दूरी को पिच कहते हैं। पिच क्या है? एक दांते से दूसरे दांते के ब्लेड के एक दांते से पास वाले दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, और वो है 1.8 mm। इसका उपयोग भी लिख देते हैं, यहीं पर एक कॉलम और बना देते हैं उपयोग का। पिच आपने देख लिया, पिच को मिटा दीजिए। पिच को मिटा देते हैं। एक कॉलम हो गया उपयोग। इसका प्रयोग मोटे कार्यखंड में करेंगे, मोटे कार्यखंडों को काटने में करेंगे इसका उपयोग, कोर्स पिच ब्लेड का। दूसर का सीरियल नंबर ले लें। दूसर का मीडियम, मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड, इसमें दांतों की संख्या 8 दांते प्रति सेंटीमीटर, और इसकी पिच हो जाती है 1.25 mm। ये mm है। और इसका प्रयोग मध्यम मोटे कार्यखंडों को काटने में। ये बहुत पूछता है, ध्यान दें। ये आपकी जो सारणी बन रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, कई बार ये पूछा गया है। तीसरा लिख लें, फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच ब्लेड, पिच आप जान गए, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जिसका पिच ज़्यादा है वो ज़्यादा कटिंग क्रिया करेगा। तो देखें, फाइन पिच ब्लेड में 10 दांते होते हैं प्रति सेंटीमीटर, 10 दांते प्रति
सेंटीमीटर। ये दांतों की संख्या लिखा है, इसमें 10 दांतें, इसमें 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर, इसमें 5 से 6 दांतें चाहें तो लिख लें, यहाँ पर दांतें आ जाएगा प्रति सेंटीमीटर। आठ दांतें प्रति सेंटीमीटर और इसमें 10 दांतें, तो पिच हो गई 1 mm। और ये पतली सीट या पाइप को काटने में प्रयोग की जाएगी। और चौथा है वेरी फाइन। वेरी फाइन पिच ब्लेड, इसमें 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर है और इसका पिच है 0.8 mm और यह अति पतली सीट व पाइप। बहुत पूछता है। बहुत पूछता है कि पतली पाइप को काटने में किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे वेरी फाइन पिच ब्लेड का, जिसमें 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं और जिसका पिच है 10.8 mm। यानी अब दांतों के बीच की दूरी बहुत कम होगी और वो जो है, अब आप पतली भी अगर मान लीजिए कि आपकी कोई सेक्शन बहुत पतला है, तो इस पर भी अगर आप हेक्सा की ब्लेड रखेंगे तो 2-3 दांतें जो है इसकी सतह पर टिक जाएंगे। कटिंग क्रिया करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी सतह पर मैक्सिमम दांतें टिकें। तो ये जो है, और रफ़ कार्यों के लिए, कोर्स का मतलब एक तरह से रफ़ कार्यों के लिए, तो हैवी और मोटे को काटना है, तो उसमें जितने दांतें दूर दूर होते हैं उतने ज़्यादा खरोच मारता है और जितने दांतें पास पास होते हैं उतने कम खरोच मारता है। इसलिए हल्के लाइट कार्यों के लिए, पतली पाइप को काटने के लिए फाइन अथवा वेरी फाइन ब्लेड का प्रयोग करेंगे। और मोटा सीट है, चद्दर है, राड है, उसको अगर काटना है तो हम कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे। हम लोग खुद देखिए, अगर हमारे दांतें दूर दूर हों तो ज़्यादा कटिंग क्रिया करते हैं, ज़्यादा सेफ संतरा में घुसते हैं। अगर दांतें जो है एकदम एक में एक जकड़े हों, सटे हों, तो वो जो है कटिंग क्रिया कम करेंगे। इसीलिए देखिए ना, हम लोगों को जो भी भगवान मानिए या जो भी मानिए, उन्होंने दिया है तो सारे दांतें अलग अलग हैं। नहीं तो चाहते तो एक है दांत जो है ऐसे बड़ा सा यहाँ पर लगा देते, तो कटिंग क्रिया हमारी कम हो जाती। तो इस तरह से दांतें दूर दूर, यानी जो कोर्स हैं अथवा जिसे रफ भी कहेंगे और मीडियम जो कहेंगे, इनके दांतें देखिए ना 5 से 6 दांतें प्रति सेंटीमीटर में है, यानी दांतें दूर दूर हैं, तो ये ज़्यादा कटिंग क्रिया करेंगे अथवा मोटे कार्यखंडों को काटने में इसी का प्रयोग करेंगे। और फाइन और वेरी फाइन का प्रयोग जो है पतली चद्दरों को या पतली पाइप को काटने में। तो बहुत पूछता है कि पतली पाइप अथवा पतली सीट को, ये लिखा हुआ, को काटने में वेरी फाइन का प्रयोग करेंगे। वर्गीकरण का अगला आधार हम लोग लेंगे एज के अनुसार। अगला लेंगे वर्गीकरण का एज के आधार पर। अगली पॉइंट जो भी होगी देख लीजिएगा, पिच के आधार पर हो गया। अब एज के आधार पर
एज के आधार पर सिंगल एज टीथ और दूसरा का है डबल एज टीथ। ये जो हम लोगों की ब्लेड है ये सिंगल एज टीथ है, इसमें एक ही किनारे पर इसमें दांते बने हैं। अगर इस किनारे पर भी दांते बना दिए जाएं तो इस ब्लेड का प्रयोग हम लोग दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर इधर भी दांते बने हों तो हम लोग जो है अब इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसे ऐसे दांते बने हों, इधर से भी दांते बने हों या ऐसे ऐसे दांते बने हों, ऐसे दांते बने हों, तो इसका अब हम लोग प्रयोग दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर इधर से दांते घिस गए, खराब हो गए, तो इसको पलट कर लगा लेंगे। तो अब ये बन गई डबल एज टीथ। इसके बाद है अगला है कठोरीकरण के आधार पर पहला है ऑल हार्डेंड ब्लेड और दूसरा है फ्लेक्सिबल। ऑल हार्डेंड में क्या करेंगे बेटा, पूरी ब्लेड को ही गर्म कर लेंगे, 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके पूरी ब्लेड को ही डिप कर देंगे। तो हमारी जो है आल हार्ड हो जाएगी, पूरी ब्लेड हार्ड हो जाएगी, इसके दांते भी और इसकी ये बॉडी भी बीच की ये भी जो है हार्ड हो जाएगी। और फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या करेंगे कि केवल ये किनारे ही, दांते के सिरे ही केवल डुबोते हैं और इन्हीं को गर्म करेंगे, केवल दांतों को ही गर्म करते हैं और फिर 500 से 700 तक गर्म करके और इसी भाग को पानी में या किसी तरल द्रव में अथवा लिक्विड में हम लोग डुबोकर और तेज़ी से इसका टेम्परेचर गिरा देते हैं। आपने देखा कि 1 सेकेंड में 200 से 250 गिरा देते हैं, जिससे इसके दांतों में मार्टेनसाइट, ट्विस्टाइट, सीमेंटाइट जैसे कणों का अंदर निर्माण हो जाता है और ये दांते जो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग केवल एज को ही हार्डेनिंग करेंगे, दांतों को ही हार्डेनिंग करेंगे, तो बीच वाला हमारा उतना कठोर नहीं होगा। इसकी जो बॉडी है ये वाला भाग जो है ज़्यादा कठोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे हम लोग जो है लिक्विड में डुबोया ही नहीं, उसका टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन गिराया ही नहीं। तो ये अपेक्षाकृत जो है थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, ये जो है थोड़ा इसकी अपेक्षा मुलायम बना रहता है। इसलिए अगर हम लोग जो है काटते समय ब्लेड कहीं थोड़ा मोड़ा फंस गई तो ये जो है हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि थोड़ा मोड़ा झटका लेने पर या झटका पड़ने पर ये उसको सहन करने में समर्थ होता है। अन्यथा आप समझ रहे हैं कि जितना हार्ड होगा उतने भंगुरता का गुण आता जाता है। थोड़ा भी आप प्रेशर देंगे और कहीं ब्लेड फंसा तो खट दे वहीं से टूट जाएगा। तो इस तरह से जब पूरी ब्लेड को डिप कर देंगे तो हमारा ऑल हार्डेंड हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल में क्या करेंगे, केवल दांतों को ही कठोर करेंगे और पूरी बॉडी जो है वैसे ही रखेंगे, तब हो गई फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल वाली ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि ये जो है कटिंग क्रिया में कहीं ब्लेड अगर खांचे में फंस भी गई तो ये उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उस झटके को सहन कर लेती है और टूटने से बच जाती है। तो इस तरह से आज का ये अभी टॉपिक हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी हम लोगों को दांतों की सेटिंग और इसके क्रियाविधि और सावधानियां इसको चलाने में या इससे कटिंग करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सब सारी बातें
हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।